being called Ethereum merge. Ethereum merge has begun. How are you feeling right now about the merge? In a simple layman's term way, what the merge is in the Ethereum network. फाइनली वो हो गया जिसका पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि मर्ज है क्या। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जिसमें इथेरियम ब्लॉकचेन के ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कंसेंसस लेयर को रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसे कंसेंसस लेयर से जो 99.95% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। पर कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस अपग्रेड के पीछे और भी कई रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न तो ये है कि ये अपडेट एक सस्टेनेबल, सिक्योर और स्केलेबल इथेरियम की नींव रखने वाला है। हालांकि इथेरियम की हिस्ट्री में ये कोई फर्स्ट अपग्रेड नहीं है, बल्कि इससे भी पहले और भी बहुत से छोटे बड़े अपग्रेड हो चुके हैं। और इथेरियम की हिस्ट्री में एक ऐसा ही इवेंट तब आया था जब बीकन चेन को लाइव किया गया था। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि बीकन चेन को एक्सप्लेन किए बिना द मर्ज को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इथेरियम ब्लॉकचेन की शुरुआत से लेकर 15 सितंबर तक वैलिड ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए जिस कंसेंसस मेथड का यूज़ किया जाता था उसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ये मेथड सिक्योर तो बहुत था, पर इसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की केयर करने वाले लोग इसे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, और वो प्रॉब्लम थी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन को माइन करने में कंज्यूम होने वाली टोटल इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के कुछ देश के कुल इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा है। अकेले इथेरियम इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है कि जितनी फिनलैंड की पूरी जनता यूज़ करती है, जबकि ऐसे ही बहुत से ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं जो इस प्रूफ ऑफ वर्क के कंसेंसस मॉडल पर काम करते हैं। अब आप सोचिए कि इस मॉडल पर रन होने वाले क्रिप्टो करेंसी कितना कार्बन जनरेट करते होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड माइनिंग करना इतना कॉस्टली होता है कि इसे किसी नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए बहुत ही हैवी ग्राफिक कार्ड और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो सिर्फ क्रिप्टो माइन करने वाले हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि दूसरे माइनर से कम्पीट किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सके। कुछ कंपनी ने तो क्रिप्टो माइनिंग के लिए जगह ही ऐसी चुनी है जहां इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का कोई खतरा नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा यूज़ किया जा सकता है। एर्गो ब्लॉकचेन्स और डीएमजी ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस तो ऐसे ही कंपनी के एग्जाम्पल हैं। इन दो कंपनी ने एक हाइड्रो पावर प्लांट के पास क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए एक एमओयू तक को साइन कर लिया है। एक टाइम पे इन ग्राफिक कार्ड्स की इतनी डिमांड थी कि ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन मार्केट में भी इनकी भारी किल्लत होने लगी। यहाँ तक कि इन ग्राफिक कार्ड के मैन्युफैक्चरर्स भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्टली रिसोर्सेज, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन ग्राफिक कार्ड के प्राइस डबल ट्रिपल होने लगे। इथेरियम के फाउंडर और डेवलपर्स इन सब का अनुमान शायद पहले से ही लगा चुके थे, तभी उन्होंने इथेरियम को एक नए तरह के कंसेंसस मॉडल के साथ रन करने का प्लान बनाया। इस कंसेंसस मॉडल को नाम दिया गया प्रूफ ऑफ स्टेक। इस नए मॉडल को बहुत से इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था एनर्जी एफिशिएंसी का। प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए माइनिंग करना पड़ता था, और जैसा कि मैंने बताया इसके लिए बहुत से हैवी ड्यूटी ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती थी जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे, जबकि न्यू कंसेंसस मॉडल में ब्लॉक्स को माइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी बजाय वैलिड ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए कुछ ईथर को स्टेक करना होता है। डैट मीन्स कि ब्लॉक्स के वैलिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको कुछ ईथर जमा करने होंगे। फिलहाल के लिए ये नंबर 32 ईथर का है, पर मेरा पर्सनली मानना है कि ज़्यादा ईथर इशू होने से जनरेट हुआ इन्फ्लेशन फ्यूचर में मिनिमम स्टेकिंग ईथर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकता है, और शायद इसकी वजह से उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है जो आजकल में ब्लॉक्स को वैलिडेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टेक क्या हुआ, ये ईथर एक कोलेटरल का काम करता है। अगर वैलिडेटर्स किसी गलत ब्लॉक्स को या अनवेरीफाइड ब्लॉक्स को नेटवर्क में सर्कुलेट करते हैं तो उन्हें स्टेक किए हुए ईथर से हाथ धोना पड़ सकता है, जो कि नेटवर्क की सिक्योरिटी मॉडल में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब पावरफुल हार्डवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस काम को एक नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी किया जा सकेगा, जिससे अल्टीमेटली पावर कंजम्पशन 99.95% तक कम हो जाएगा। इस तरह का माइलस्टोन अचीव करना किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस अपडेट ने न केवल सिक्योरिटी और पावर कंजम्पशन को इम्प्रूव किया है, बल्कि इससे ब्लॉक्स को जनरेट करने वालों के लिए एंट्री बैरियर भी रिड्यूस हो गया है। हालांकि ये इतना भी कम नहीं हुआ है कि हर इंसान अब ईथर को वैलिडेट करने लगे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, क्योंकि अब 32 ईथर को स्टेक करके इथेरियम वैलिडेशन का काम किया जा सकता है। 32 ईथर शायद सभी लोगों के पास ना हो, लेकिन ये कॉस्ट उन कॉस्ट से कम है जितने में लोग माइनिंग करने के लिए बड़ी बड़ी फार्म लगाया करते थे।
अब ये काम सिर्फ एक लैपटॉप से भी किया जा सकेगा, जिससे न केवल पावर कंजम्पशन कम होगा बल्कि सेंट्रलाइजेशन के रिस्क को भी कम किया जा सकेगा। अगर आप इथेरियम की इस ब्लॉक जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर ब्लॉक्स कुछ खास माइनर्स ही जनरेट कर रहे थे, जिससे सेंट्रलाइजेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया था। तो इन सभी फीचर से लोडेड न्यू कंसेंसस मॉडल को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक तारीख को चुना जाता है। अब वो तारीख होती है 1 दिसंबर 2020। इथेरियम कम्युनिटी डिसाइड करती है कि इस तारीख को प्रूफ ऑफ स्टेक से इनेबल्ड एक सेपरेट ब्लॉकचेन को इथेरियम मेन नेट के पैरेलल रन किया जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक से इनेबल्ड इस सेपरेट ब्लॉकचेन को ही बीकन चेन का नाम दिया गया। इनिशियली बीकन चेन किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करता था, बल्कि इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। इस बीकन चेन को सही से टेस्ट करने के लिए एक लंबा टाइम लिया गया और करीब 2 साल तक बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक तारीख आती है 15 सितंबर 2022, जब प्रूफ ऑफ वर्क को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक से, और इसे ही कहा जाता है द मर्ज। मर्ज मतलब होता है जुड़ना, जब दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब तक 2 ब्लॉकचेन पैरेलल रन कर रहे थे, एक मेननेट इथेरियम और दूसरा बीकन चेन। लेकिन मर्ज के बाद सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन होगा, मेननेट इथेरियम। ये स्टेप इथेरियम को और भी सिक्योर, स्केलेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मर्ज के बाद नेटवर्क में मौजूद सभी तरह के डेटा, चाहे वो ट्रांजैक्शन डेटा हो या फिर अकाउंट बैलेंस, इन सभी के लिए अब एक ही कंसेंसस इंजन काम करेगा, और वो है बीकन चेन, जो बेस्ड है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। इथेरियम ने बताया कि मर्ज के बाद किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं हुआ है। इससे पहले कि हम मर्ज के हाइप के बारे में जानें, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसे देखकर आप अपने ब्लॉकचेन नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये चैनल यूट्यूब पे अकेला ऐसा चैनल है जिसपे ब्लॉकचेन के बारे में हाई क्वालिटी वीडियोस हिंदी में अवेलेबल हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी हाई क्वालिटी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, द मर्ज की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, लेकिन इसका कारण क्या था, आइए इसे समझते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो किसी क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक करेंसी के रूप में देखते हैं। कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को प्लेटफॉर्म के रूप में देखने का सिलसिला तभी शुरू हुआ था जब इथेरियम को लॉन्च किया गया था, क्योंकि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा था, जबकि इससे पहले लॉन्च हुए बिटकॉइन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए लोग उसे सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखते थे। मैं बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसे क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए तो तभी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं जब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करते हैं। इथेरियम का ये फीचर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कुछ सालों के भीतर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से बहुत से एप्लीकेशन क्रिएट किए गए और देखते ही देखते इथेरियम पे बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं है कि इथेरियम के अलावा और कोई ब्लॉकचेन नहीं आए। ब्लॉकचेन तो बहुत से आए थे, लेकिन पहले आने का फ़ायदा इथेरियम को मिल गया था। एक वेबसाइट के माने तो इथेरियम पे 2021 के Q1 में 23 लाख और 2022 के Q1 में 14 लाख से भी ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय किया गया था, जो ये बताता है कि इथेरियम को प्लेटफॉर्म के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट इस ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है। अगर हम TVL की बात करें तो इसकी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू $89.5 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ये वैल्यू पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर से 42% कम है। TVL वो कुल एसेट्स होते हैं जो लोगों द्वारा किसी काम के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपॉजिट किए जाते हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम लिए जा सकते हैं जो इथेरियम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जैसे कि OpenSea जो कि एक बहुत बड़ा NFT मार्केट प्लेस है, कोइनबेस जो कि एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, कंसेंसस जो इथेरियम बेस्ड डेवलपमेंट ऐप्स प्रोवाइड करता है, लार्वा लैब्स, क्रिप्टोकिटीज और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इथेरियम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, चाहे वो गेम डेवलपमेंट के लिए हो या फिर मेटावर्स के लिए। आप सोच के देखिए, जब इंडस्ट्री का इतना बड़ा भाग किसी ब्लॉकचेन से जुड़ा होगा तो उस ब्लॉकचेन में एक छोटी सी गड़बड़ी से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और ये सिर्फ एजम्पशन वाली बात नहीं है, इथेरियम का इतिहास इस बात का गवाह पहले ही बन चुका है, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण अटैकर्स को एक बहुत बड़ा मौका मिला और कुछ अटैकर्स ने कुल 3.6 मिलियन ईथर चोरी कर लिए, जिनकी टोटल वैल्यू थी $72 मिलियन। ये सभी बातें लोगों को पहले से ही पता थी, इसलिए ये मर्ज एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन गया। ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसे बहुत बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी ने भी कवर किया। यहाँ तक कि ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ को डिस्कस करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस टॉपिक को अपने वेबसाइट के पहले पेज पे कवर किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी हेडलाइन थी। अब बात ये आती है कि मर्ज तो हो गया है, अब आगे क्या। जैसे इंसान को अपने माहौल और ज़रूरत के अनुसार ढलना पड़ता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी उसकी ज़रूरत के अनुसार अपडेट करना पड़ता है।
इथेरियम का आगे का रास्ता और भी अपडेट से भरा हुआ है। जैसे द मर्ज एक अपडेट का नाम है, ऐसे आगे और भी अपडेट्स हैं जिन्हें द सर्ज, द वर्ज, द पर्ज और द स्प्लर्ज का नाम दिया गया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन के बारे में जो मर्ज के बाद सामने आए हैं। पहला मिथ ये है कि मर्ज के बाद इथेरियम नोड को रन करने के लिए 32 ईथर स्टेक करने होंगे, जबकि ये एकदम गलत है। आपको एक सिंपल इथेरियम नोड रन करने के लिए किसी भी अमाउंट का ईथर स्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईथर स्टेक करने की रिक्वायरमेंट केवल उन लोगों के लिए है जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करने का काम करना चाहते हैं। इसकी बजाय लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि लोग अपना खुद का एक नोड जरूर रन करें, जिससे इथेरियम को डिसेंट्रलाइज बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि इस मर्ज के बाद गैस फीस बहुत रिड्यूस हो जाएगा, जबकि ये भी गलत है। मर्ज का गोल गैस फीस को कम करना नहीं था और ना ही नेटवर्क का एक्सपेंशन करना था। मर्ज का गोल प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक को प्लेस करना था, ना कि गैस फीस को रिड्यूस करना। हालांकि ये सभी इथेरियम यूज़र को पता है कि हाई गैस फीस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड मिथ ये है कि मर्ज के बाद इथेरियम पर ट्रांजैक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। इस बात में भी ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की स्पीड तो बढ़ी है, पर इतनी कि इससे किसी को कोई खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि मर्ज का बेनिफिट क्या रहा। मर्ज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शार्डिंग के लिए बेस का काम करेगा, मतलब इथेरियम को स्केलेबल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट करने का जो सेकेंडरी रीज़न है वो ये है कि इससे 99.95% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। एक इथेरियम रिसर्चर ने यहाँ तक कहा है कि मर्ज के बाद वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 0.2% तक कम हो जाएगा। हालांकि इस ट्वीट को डिनाई करते हुए कोइनडेस्क ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एनर्जी कंजम्पशन इतना रिड्यूस होना मुश्किल है, क्योंकि जो माइनर्स अपनी पावरफुल मशीन का यूज़ इथेरियम को माइन करने के लिए कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोगों ने अब दूसरे प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को माइन करना शुरू कर दिया है। तीसरा बेनिफिट ये है कि इससे एंट्री बैरियर रिड्यूस हो जाएगा। लोगों को ब्लॉक्स जनरेट करने के लिए महंगे हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इथेरियम मर्जर हुए अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ईथर के प्राइस में 7% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। देखा जाए तो प्राइस को जज करने के लिए ये टाइम काफ़ी नहीं है, पर बहुत से लोगों का मानना है कि इथेरियम के मर्जर का ईथर के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात में बहुत दम है। इथेरियम ऑन एन एवरेज एक ब्लॉक्स को माइन करने में जहाँ 13 से 14 सेकंड का वक्त लेता था, मर्ज के बाद यही टाइम घटकर लगभग 12 सेकंड का हो गया है। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था द मर्ज का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।